नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नागर कुरनूल तेलंगाना में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। 28 नवंबर 2017 की सुबह 8 बजे के करीब सुधाकर किसी काम से बाहर गया हुआ था। स्वाति बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके उनके लंच बॉक्स में खाना रख रही थी। उसे खुद भी अस्पताल जाना था, इसलिए वो सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। जब वो लंच बॉक्स तैयार करके बच्चों के बैग में रख रही थी, तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। स्वाति ने मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली तो डिस्प्ले हो रहा नंबर बिना नाम का था, मतलब फोन किसी अपरिचित का था। उसने फोन रिसीव करके जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से किसी पुरुष की दमदार आवाज आई। ये नंबर सुधाकर रेड्डी का है? जी, ये उन्हीं का नंबर है। मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, पर आप कौन हैं और उनसे क्या काम है? वो अभी बाहर गए हुए हैं, घर आते ही उन्हें बता दूंगी, स्वाति ने कहा। बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे परिचितों में है, दूसरी ओर से हड़बड़ाई आवाज में कहा गया। फिर फोन क्यों किया? स्वाति ने पूछा। भाभी जी, कालोपुर कॉलोनी के पास किसी ने सुधाकर पर तेजाब फेंककर उसे घायल कर दिया है। क्या? सुनकर स्वाति घबरा गई। फोन काटकर वो कालोपुर कॉलोनी की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पति सड़क किनारे घायल तड़प रहा था। उसने फोन करके ये जानकारी सास को दी। इसके बाद तो घर में ही नहीं, रिश्तेदारी में भी कोहराम मच गया। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच गए। सुधाकर को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर हैदराबाद रेफर कर दिया। स्वाति पति सुधाकर को लेकर हैदराबाद पहुंची, जहां उसे जाने माने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर सुधाकर के भाई ने थाना नागर कुरनूल में उस पर हुए हमले की अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुधाकर रेड्डी का चेहरा और सीना तेजाब से बुरी तरह से झुलस गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उसका बयान लेने अस्पताल पहुंची, लेकिन वो बयान देने की स्थिति में नहीं था। पुलिस अपनी जरूरी कार्रवाई करके चली गई। पुलिस के जाने के बाद स्वाति ने सास ससुर को फोन करके बताया कि डॉक्टरों ने चेहरे के दागों को मिटाने के लिए उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने की सलाह दी है। इसके लिए घर वालों ने हामी भर दी। उन्होंने कहा कि जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा करे। सर्जरी में जो भी खर्च आएगा वे देने को तैयार है। पैसे की कोई चिंता ना करे, बस सुधाकर किसी भी तरह स्वस्थ हो जाए। सुधाकर का चेहरा तेजाब से बुरी तरह विकृत हो गया था और सूजा हुआ था। एक बार की देखकर उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था, लेकिन जब से वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था, तब से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। नाते रिश्तेदार उसे देखने आ रहे थे, लेकिन वो उनमें से बहुत लोगों को पहचान नहीं पा रहा था। ये देखकर घर वाले और रिश्तेदार हैरान थे कि उसकी याददाश्त को क्या हो गया है, वो किसी को पहचान क्यों नहीं पा रहा है। कहीं सुधाकर की जगह वो कोई बहरूपिया तो नहीं है। आखिर घर वालों ने ये सोचकर संतोष कर लिया कि ये उनका वहम भी हो सकता है। संभव है इस हादसे का उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ हो, जिसकी वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। इसके बाद उन लोगों ने उसकी हरकतों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कोई रिश्तेदार कुछ कहता तो वो कह देते कि हादसे की वजह से शायद इसकी याददाश्त चली गई है। स्वाति हर समय अस्पताल में पति के साथ मौजूद रहती थी। 8 दिसंबर 2017 को स्वाति सुधाकर की देखरेख के लिए एक रिश्तेदार को छोड़कर किसी काम के लिए बाहर चली गई। रिश्तेदार भरोसे का था, इसलिए वो निश्चिंत थी। मरीजों को खाना अस्पताल से ही मिलता था और रोजाना अलग अलग खाना दिया जाता था। उस दिन नाश्ते में मटन सूप था। खाना देने वाला बॉय मटन सूप लेकर आया और उसे सुधाकर को पीने को दिया, तो वो नाराज होकर बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मांस मछली खाना तो दूर की बात, मैं छूता तक नहीं हूँ। सुधाकर की ये बात सुनकर रिश्तेदार चौंका। वो सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुधाकर तो मांसाहारी खाना खाता था, मटन सूप तो उसे बहुत पसंद था, फिर उसने मना क्यों किया? उसकी अजीब हरकतों को लेकर सब वैसे ही परेशान थे। इस बात ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। ये बात उस रिश्तेदार के दिमाग में खटकी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में स्वाति आई तो उसने ये बात उससे भी नहीं कही। बिना कुछ कहे ही वो वहां से चला गया। उस रिश्तेदार ने ये बात स्वाति से भले ही नहीं कही थी, लेकिन सुधाकर के पिता को जरूर बता दी। साथ ही उनसे पूछा भी। सुधाकर तो मांस मछली का बड़ा शौकीन था। उसने ये सब खाना कब से छोड़ दिया था। अस्पताल में उसे मटन सूप पीने को दिया गया तो वो चिल्लाने लगा कि वो मांसाहारी नहीं शाकाहारी है। इस बात ने सुधाकर के पिता को भी हैरान कर दिया। वो भी सोच में पड़ गए। वो सोच ही रहे थे कि क्या करे, तभी उसी दोपहर किसी ने फोन करके उन्हें जो बताया उसे सुनकर वो हैरान रह गए।
सहसा उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उस आदमी ने उन्हें बताया कि अस्पताल में भर्ती जिस आदमी के इलाज पर वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वो उनका बेटा एम सुधाकर रेड्डी नहीं है, बल्कि एक तरह से उनका दुश्मन है। वो सुधाकर की हत्या करके उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। ये जानकर सुधाकर के पिता परेशान हो उठे। ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी किसी की हत्या करके उसकी जगह कैसे ले सकता है। ये सब सोचकर वो चिंतित हो उठे। इस तरह उनके सामने दो चीजें आ गई जिनसे उन्हें शंका हुई। सुधाकर जब से अस्पताल में भर्ती हुआ था तब से उसका व्यवहार, चाल चलन और हाव भाव काफी बदला बदला सा लग रहा था। कभी कभार घर वालों को उस पर शक तो होता था कि वो उनका बेटा सुधाकर नहीं है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब ये दो बातें उनके सामने आई तो उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने ये बात पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। सुधाकर के पिता ने पत्नी को इस बात के लिए राजी किया कि क्यों ना हकीकत का पता लगाया जाए कि हमारा बेटा सुधाकर ही है या कोई और जो बेटे के रूप में उसकी जगह लेना चाहता है। पत्नी राजी हो गई तो वो कुछ रिश्तेदारों को लेकर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने खड़ा करके सुधाकर से पूछा कि ये हमारे कौन रिश्तेदार है, कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है। ये पूछने पर सुधाकर एकदम से हड़बड़ा गया। वो चूंकि उन रिश्तेदारों को पहचानता ही नहीं था तो क्या बताता। वो चुप रहा तो सुधाकर के माता पिता जहाँ परेशान उठे वहीं स्वाति भी परेशान हुई। वो इधर उधर की बातें करने लगी। अब सुधाकर के घर वालों को पूरा विश्वास हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। सुधाकर का भाई प्रभाकर पिता के साथ थाना नागर कुरनूल गया और थाना प्रभारी श्रीनिवास राव को सारी बात बताकर सच्चाई का पता लगाने का आग्रह किया। मामला हैरान करने वाला था। श्रीनिवास राव ने उन्हें आश्वासन देकर घर भेज दिया। वो भी सोच में पड़ गए क्योंकि ऐसा मामला उनकी जिंदगी में पहली बार सामने आया था। उन्होंने एसपी एस कमलेश्वर को पूरी बात बताई। वो भी हैरान रह गए। ये मामला किसी सस्पेंस फिल्म जैसा पेचीदा था। जिस व्यक्ति को खुद घर वाले नहीं पहचान पा रहे थे उसे दूसरा कोई कैसे पहचान सकता था। एसपी एस कमलेश्वर ने ऑफिस में मीटिंग बुलाई। मीटिंग से पहले श्रीनिवास राव ने सुधाकर के पिता से उसकी पहचान से संबंधित जरूरी जानकारी के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा वोटर आईडी वगैरह ले लिया था। पुलिस अधिकारियों के सामने चुनौती ये थी कि अस्पताल में जिस आदमी का इलाज चल रहा था वो सुधाकर रेड्डी नहीं था तो कौन था, इसकी पहचान कैसे की जाए। एस कमलेश्वर ने सुधाकर की पहचान के सारे प्रमाण अपने पास मंगवा लिए थे। 2-3 घंटे चली बैठक में काफी माथापच्ची के बाद पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुधाकर रेड्डी की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की जाए, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट होते हैं जो दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। थाना प्रभारी श्रीनिवास राव मीटिंग से सीधे अस्पताल पहुंचे और जब सुधाकर रेड्डी का अंगूठा रखकर उसका आधार खोला गया तो सुधाकर का आधार कार्ड खुलने के बजाय किसी सी राजेश रेड्डी का आधार कार्ड खुल गया। इससे पूरा मामला साफ हो गया। श्रीनिवास राव ने ये बात एसपी एस कमलेश्वर को बताई तो वो भी समझ गए कि अस्पताल में भर्ती युवक एम सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि उसकी जगह राजेश रेड्डी इलाज करा रहा है। अब ये पता लगाना जरूरी हो गया था कि राजेश रेड्डी कौन है और सुधाकर रेड्डी की जगह अस्पताल में क्यों भर्ती है। अगर वो राजेश रेड्डी है तो सुधाकर रेड्डी कहाँ है। साथ ही ये भी कि स्वाति उस अजनबी को सुधाकर रेड्डी यानी अपना पति बताकर उसका इलाज क्यों करा रही है। एसपी कमलेश्वर ने थाना प्रभारी श्रीनिवास को आदेश दिया कि स्वाति और राजेश को किसी तरह का कोई शक हो इससे पहले स्वाति को हिरासत में लेकर पूछताछ करो और राजेश के कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दो। 10 दिसंबर 2017 की सुबह महिला पुलिस की मदद से स्वाति को हिरासत में ले लिया गया और राजेश के कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया जिससे वो भाग ना सके। स्वाति को थाना नागर कुरनूल लाया गया जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। स्वाति कोई क्रिमिनल तो थी नहीं जो पूछताछ में पुलिस को छकाती। पूछताछ में उसने जल्दी ही सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि अस्पताल में भर्ती युवक उसका पति एम सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि प्रेमी सी राजेश रेड्डी है। प्रेमी के साथ मिलकर उसने सुधाकर की 26 नवंबर की सुबह हत्या करके उसके शव को वहां से 150 किलोमीटर दूर जिला महबूब नगर के मेसन्ना जंगल में ले जाकर जला दिया था। उसने पुलिस को सुधाकर की हत्या से लेकर राजेश के तेजाब से झुलसकर अस्पताल में भर्ती होने तक की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। 32 साल का एम सुधाकर रेड्डी मेहनती आदमी था। उसका भरा पूरा परिवार था। वो नगर कुरनूल की पॉश कॉलोनी कोलापुर में पत्नी एम स्वाति रेड्डी के साथ रहता था, जबकि उसके माँ बाप छोटे बेटे प्रभाकर के साथ गांव में रहते थे। सुधाकर पत्थर तोड़ने वाली एक यूनिट में नौकरी करता था। उसे वहां से अच्छा खासा पैसा मिलता था। नौकरी की वजह से उसे ज्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता था। स्वाति एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। स्वाति जवान और खूबसूरत थी। उसके दिल में कुछ अरमान थे, उन्हीं के सहारे वो जी रही थी। पति काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहता था।
पति के बिना स्वाति को बिस्तर काटने को दौड़ता था। उसकी रातें करवटें बदलते हुए बीतती थी। स्वाति नर्स थी। अस्पताल के काम से उसे दूसरे अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने जाना पड़ता था। बात 2 साल पहले की है। वो अस्पताल की ओर से एक प्राइवेट अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात सी राजेश रेड्डी से हुई। उसे देखकर वो चौंकी, क्योंकि उसका चेहरा मोहरा और कद काठी उसके पति सुधाकर से काफी मेल खा रहा था। एक बार की उसे देखकर कोई भी उसमें और सुधाकर में फर्क नहीं कर सकता था। इसी पहली मुलाकात में स्वाति उसकी मुरीद हो गई। स्वाति सुंदर तो थी ही, राजेश ने भी पहली मुलाकात में ही उसे अपने दिल की मलिका बना लिया। स्वाति अपना काम करके चली तो आई, लेकिन दिल राजेश के पास ही छोड़ आई। इसके बाद किसी न किसी बहाने दोनों की मुलाकातें होने लगी। इन्हीं मुलाकातों ने उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करने को मजबूर कर दिया। राजेश की शादी नहीं हुई थी, जबकि स्वाति शादीशुदा थी। उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन अब ये सब कोई मायने नहीं रखते थे। राजेश की पर्सनैलिटी पर स्वाति इस तरह मर मिटी कि उसे न पति का ख्याल रहा न बच्चों का। राजेश रेड्डी अपने माँ बाप और भाई के साथ कोल्हापुर में रहता था। उसका परिवार काफी संपन्न था। माँ बाप उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। राजेश माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा भी रहा, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सका। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट जरूर बन गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। वहीं उसकी मुलाकात स्वाति से हुई थी। स्वाति और राजेश का प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। एक ऐसा समय भी आया जब वे एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते थे। उनके बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी। मर्यादाओं को तोड़कर वे कब के जिस्म के बंधन में बंध गए थे। पति जितने दिन बाहर रहता, स्वाति उसे साथ रखती थी। बच्चे छोटे थे, इसलिए वे कुछ भी नहीं जान समझ पा रहे थे। स्वाति राजेश से कहने लगी कि वो उससे शादी करके उसे सुधाकर से मुक्ति दिलाए। 2 सालों तक दोनों के प्यार की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। स्वाति चाहती तो सुधाकर से तलाक लेकर राजेश से शादी कर सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे ऐसा लगता था कि सुधाकर के जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। उसे लगता था कि राजेश से तभी शादी कर पाएगी जब सुधाकर रास्ते से हट जाएगा। यही सोचकर स्वाति राजेश के साथ मिलकर सुधाकर को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सुधाकर को ठिकाने लगाना तो आसान था, लेकिन खुद को बचाना भी जरूरी था। वे दोनों इसके लिए आपराधिक धारावाहिक और इसी तरह की फिल्में देखने लगे। आखिर उन्हें फिल्म येवड़ू से सुधाकर को रास्ते से हटाने का आइडिया मिल गया। जैसा फिल्म में देखा था, स्वाति और राजेश ने तय किया कि वे भी ऐसा ही करेंगे। सुधाकर की हत्या करके बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए राजेश का चेहरा सुधाकर जैसा बनवा दिया जाएगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। इससे किसी को शक भी नहीं होगा। कुछ दिन बाद वो ये शहर छोड़कर पुणे जाकर बस जाएंगे। सुधाकर के पास कार और स्कूटर दोनों थे। कभी वो नौकरी पर कार से जाता था तो कभी स्कूटर से। 21 नवंबर को वो स्कूटर से ड्यूटी पर गया था। उसके जाने के बाद स्वाति ने फोन करके राजेश को बुला लिया और कार से उसके साथ घूमने निकल गई। संयोग से सुधाकर के चचेरे भाई ने उसे राजेश के साथ कार में जाते देख लिया। वो राजेश को पहचानता नहीं था, इसलिए उसने भाभी को किसी अजनबी के साथ जाने की बात सुधाकर को फोन करके बता दी। सुधाकर चिंता में पड़ गया कि पत्नी किसके साथ घूम रही है। उसे गुस्सा भी आया। ये बात उसे परेशान भी कर रही थी। उसका मन नौकरी पर नहीं लगा तो वो घर वापस आ गया। तब तक स्वाति घर नहीं आई थी। जब वो आई तो राजेश को लेकर पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ। सुधाकर राजेश के बारे में पूछता रहा, लेकिन स्वाति ने कुछ नहीं बताया। ऐसा 3 दिनों तक चलता रहा। स्वाति ने राजेश से कह दिया कि उसकी वजह से 3 दिनों से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनके संबंधों के बारे में किसी और को पता चले उसके पहले ही सुधाकर को रास्ते से हटा दिया जाए। राजेश स्वाति की बात मानकर उसका साथ देने को तैयार हो गया। 25 नवंबर को राजेश मां से विजयवाड़ा जाने की बात कहकर घर से निकला और सीधे स्वाति के घर जा पहुंचा। उस समय सुधाकर कहीं गया हुआ था। स्वाति ने राजेश को घर में ही बेड के नीचे छिपा दिया। उस दिन भी स्वाति और सुधाकर में खूब झगड़ा हुआ था, लेकिन स्वाति ने ये नहीं बताया था कि राजेश कौन है और उसका उससे क्या संबंध है। इसी वजह से घर में खाना तक नहीं पका था। स्वाति ने राजेश को घर में छिपा तो लिया था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर राजेश के घर में होने की खबर सुधाकर को हो गई तो कयामत आ जाएगी। बहरहाल किसी तरह रात कट गई। 26 नवंबर की सुबह 4 बजे के आसपास स्वाति जागी। दबे पांव बिस्तर से उतरकर उसने बेड के नीचे छिपे राजेश को उठाया। इसके बाद पर्स से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन निकाला और राजेश की मदद से सुधाकर की गर्दन में लगा दिया। सुधाकर बेहोश हो गया। इसके बाद राजेश ने उसके मुंह पर तकिया रखकर तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उसे हिला डुला कर देखा गया तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वो मर चुका था। शव को उन्होंने कार में रखा और उसे 150 किलोमीटर दूर
महबूब नगर के मिसन्ना जंगल में ले गए। जंगल में बीचों बीच शव जलाकर वे लौट आए। स्वाति और राजेश खुश थे कि उन्होंने रास्ते का कांटा हटा दिया है। अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला या लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं बचा। साजिश का पहला पायदान वे चढ़ चुके थे, अब दूसरी साजिश को अंजाम देना था। 27 नवंबर की सुबह स्वाति और राजेश शहर के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां सर्जरी की सुविधा उपलब्ध थी। दोनों ने वहां पता किया कि 30% तक जले मरीज की सर्जरी पर कितना खर्चा आता है। वहां उन्हें बताया गया कि इस तरह के मरीज पर 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। दोनों घर लौट आए और आगे क्या और कैसे करना है इसकी रूपरेखा तैयार की। स्वाति और राजेश ने तय किया कि अगली सुबह कॉलोनी के बाहर सुनसान जगह पर दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। 28 नवंबर की सुबह 7:30 बजे स्वाति ने बच्चों को स्कूल भेज दिया और राजेश को लेकर कॉलोनी के बाहर सुनसान जगह पर पहुंच गई। योजना के अनुसार स्वाति और राजेश पहले गले मिले। उसके बाद साथ रहे तेजाब को स्वाति ने राजेश के चेहरे पर फेंक दिया। चेहरे के साथ उसकी गर्दन भी झुलस गई। प्रेमी की पीड़ा से स्वाति को काफी दुख पहुंचा, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि अब राजेश को सुधाकर बनवाना था। योजना को अंजाम देकर वो घर लौट आई। घर पहुंचकर स्वाति ने त्रिया चरित्र रचते हुए सास ससुर को फोन करके बताया कि सुधाकर के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया है, वो उसे लेकर अस्पताल जा रही है। सास ससुर के अस्पताल पहुंचने तक राजेश के चेहरे पर मरहम पट्टी हो चुकी थी। चेहरा पट्टी से ढका होने के कारण वे उसे पहचान नहीं सके, लेकिन शारीरिक बनावट और कदकाठी देखकर उन्हें संदेह तो हुआ, पर उस समय वे कुछ नहीं कह सके। राजेश को सुधाकर बनाकर अस्पताल लाने वाली स्वाति ने सास ससुर को अपनी बातों में कुछ इस तरह उलझाए रखा कि उन्हें राजेश को सुधाकर मानने के लिए विवश होना पड़ा। सुधाकर पर हुए तेजाब के हमले की जांच पुलिस कर रही थी। इस जांच में पुलिस को कोल्हापुर कॉलोनी के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से इस हमले की फुटेज मिल गई। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि स्वाति राजेश के साथ कॉलोनी के बाहर हंस हंसकर बातें करते हुए टहल रही थी। दोनों गले मिले और उसके बाद स्वाति ने बोतल का तेजाब राजेश के चेहरे पर फेंक दिया। राजेश तेजाब की जलन से वहीं बैठकर छटपटाने लगा, जबकि स्वाति घर चली गई। स्वाति द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया था। प्रेमी को पति का रूप देकर जीवन भर साथ रहने का उसका सपना टूट चुका था। दूसरी ओर राजेश की मां बेटे को लेकर परेशान थी। वो शादी में विजयवाड़ा जाने की बात कहकर निकला था। कई दिन बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटा था। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी, क्योंकि राजेश से फोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी। बेटे को लेकर परेशान राजेश की मां ने स्वाति से कई बार पूछा था, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया था। दरअसल उन्हें राजेश और स्वाति के संबंधों के बारे में पता था। राजेश ने ही मां को उसके बारे में बताया था, इसलिए वो स्वाति से राजेश के बारे में बार बार पूछ रही थी। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो इतनी शर्मिंदा हुई कि राजेश के कहने पर भी उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। स्वाति और राजेश की साजिश का खुलासा होने के बाद 10 दिसंबर 2017 को पुलिस ने एम सुधाकर रेड्डी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी एम स्वाति रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया था। सी राजेश रेड्डी का भी इलाज चल रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था। पूछताछ में उसने भी सुधाकर की हत्या का अपना अपराध कबूल कर लिया था। राजेश के इलाज का खर्च 5 लाख आया था, जिसमें से सुधाकर के माँ बाप ने बेटा समझकर 1.5 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा दिए थे। सच्चाई का पता चलने के बाद बाकी रकम उन्होंने जमा नहीं की। अब बाकी पैसे राजेश से मांगे जा रहे थे। पुलिस को उसके स्वस्थ होने का इंतजार था, ताकि स्वस्थ होते ही वो उसे गिरफ्तार कर सके। पुलिस ने सुधाकर रेड्डी की हत्या के आरोप में स्वाति और राजेश के खिलाफ धारा 302, 201, 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। राजेश के स्वस्थ होने के बाद राजेश और स्वाति को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।